नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रोजॉय पीके में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे पशु परिचर का सबसे शानदार टॉपिक और पहला ही सिलेबस की जो पहली ही लाइन है जिसमें लिखा हुआ है राजस्थान की प्रमुख देसी नस्लें या प्रमुख देसी नस्लें पशुओं की। तो पशुओं की जितने भी प्रमुख देसी नस्लें हैं जो अपने सिलेबस की अगर बात की जाए, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, मुर्गियां, है ना, पक्षियों के अंदर मुर्गियां, तो इनकी जो देसी नस्लें हैं, देसी पढ़नी है, विदेशी नस्लें नहीं पढ़नी है, उन्हीं के बारे में अपने आज बात करेंगे कि पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें कौन सी हैं। और उसमें से पहला टॉपिक अपने गाय के बारे में या उनसे संबंधित चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें। आज का जो टॉपिक है अपना पशु परिचर का, पशु परिचर 2023 विज्ञप्ति जो अभी जारी हुई है उसका, और इसका जो सिलेबस की पहली ही लाइन पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें, अपने देसी नस्लें राजा सिलेबस के अंदर है और अपने राजस्थान के अकॉर्डिंग ध्यान में रखें क्योंकि भर्ती कहाँ की है, राजस्थान की है। तो मुख्य जो नस्लें हैं, जो ब्रीड है, वो अपने राजस्थान की देखेंगे। उन्हीं नस्लों में आज अपने सबसे पहले शुरुआत करेंगे गाय की। तो चलिए शुरू करते हैं गाय की प्रमुख देसी नस्लों के बारे में। और इससे पहले पशु परिचर से संबंधित जो सिलेबस है उससे संबंधित वीडियो और गाय से संबंधित सामान्य जानकारी, वो दोनों के दोनों वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने प्रमुख देसी नस्लों के अंदर सबसे पहला नाम मैं लिख रहा हूं गाय का। किसका? गाय का। सबसे सामान्य जानकारी और पूरी जानकारी पढ़ देंगे, छोड़ा की कोनी पर्सन आसी मतलब आओ गोडो मिलागा, आप पहले पोत ही गोडो मिल जाएगा। गाय, गाय देखो, गाय का सबसे पहले अपने बात की जाए जूलॉजिकल नेम की, जंतु वैज्ञानिक नाम गाय का। गाय का जूलॉजिकल नेम होता है राजा बोस इंडिकस। क्या नाम होता है? बोस इंडिकस। और एक जूलॉजिकल नेम और होता है गाय का, एक होता है राजा बोस टॉरस। बोस है टॉरस, बोस इंडिकस एंड बोस टारस। अब देखो राजा, ये जो बोस इंडिकस होता है ये किसका नाम होता है? देसी गाय का। कैसी गाय का? देसी, जो कि आपका घर में रखा। और ये कौन सी गाय है? बोस टारस। इसको क्या कह सकते हो आप? विदेशी गाय। अब दोनों चीजें समझो। देसी जो गाय होगी उसमें क्या प्रेजेंट होगा राजा? कुब्बड़ पाया जाता है, कुब्बड़ पाया जाता है। और जो विदेशी गाय होगी वो क्या होगी? कुब्बड़ रहित। कुब्बड़ रहित हो गया, सीधी स्लेट वर्गी फट्टी ऊपर सीधी, कोई कुब्बड़ काबड़ नहीं। देसी गाय के अंदर तो अपने देखेंगे तो ये कुब्बड़ जैसी संरचना, ऊपर कुब्बड़ पाया जाएगा, जिसे हम कह देते हैं यहाँ वाला कुब्बड़। और विदेशी गाय में कुब्बड़ कौन है? यकीन थे अमेरिकन के जो अमेरिकन गाय खड़ी है सीधी लंबी हो या फट्टी वर्गी सीधी लंबी, तो उसको क्या कहते हैं? विदेशी गाय। तो अब पेपर में क्या प्रश्न बनेगा कि गाय का जूलॉजिकल, और अपने देखो सिलेबस में कौन सी नस्लें हैं? देसी नस्लें। तो जो देसी नस्लें हैं, देसी नस्ल का जो जूलॉजिकल नेम है यानी जंतु वैज्ञानिक नाम बोस है इंडिकस, और देसी गाय है और कुब्बड़ पाया जाएगा देसी में। दूसरी कौन सी आती है? विदेशी गाय बोस टारस। हालांकि अपने साथ साथ थोड़ी बहुत जानकारी विदेशी के बारे में रखनी पड़ेगी। बाई चांस पर्सन घुमा के पूछ ले, एग्जामिनर कह दे मैं तो इंगे के संदर्भ में ले लिया बात, बस संदर्भ में ले लिया, अपना पर्सन जान तो रहे तो संदर्भ में वो किया ही ले लिया, चाहे आप संदर्भ में उत्तर ले लेंगे। समझ के बात क्या? हाँ, बोस टारस। बोस टारस कौन सी नस्ल है? बोलो, विदेशी नस्ल है जिसमें कुब्बड़े नहीं पाया जाता और देसी में कुब्बड़ पाया जाता है। समझ के बात क्या? इसके साथ देखो जो फैमिली है, किस फैमिली से बिलोंग करती है जो गाय है, उसकी फैमिली जो किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो बोविडी फैमिली से। कौन सी से? बोविडी, बोविडी फैमिली। ये गाय का सामान्य परिचय। नस्लें अपने पढ़ेंगे, पहले अपने गाय के बारे में समझना तो बहुत जरूरी है कि गाय वास्तव में है क्या, क्या क्या गाय में करैक्टर है। अब मैं सीधे ही चालू कर दूं, लिखो गाय की राठी नस्ल, और पेपर में प्रश्न आ जाए कि गाय के अंदर मध्यकाल कितना होता है, मध्य चक्कर कितना, फिर आप तो रोड की दौड़ हो जाएगी। नहीं, अपने स्टेप टू स्टेप चलेंगे, पूरा सिलेबस करेंगे, बिल्कुल निःशुल्क, एक भी पैसा नहीं लेंगे। पशु परिचर का पूरा सिलेबस, पूरी वीडियो आपको मिलेगी। फैमिली देखो कौन सी है? बोविडी। गुणसूत्र देखो राजा, गुणसूत्र, गुणसूत्र होते हैं 2n = 60। समझ गए बात क्या?
गाय का जूलॉजिकल नेम बोस इंडिकस, विदेशी गाय का बोस टारस, फैमिली है बोविडी और गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी के साथ दो बातें और लिख दो राजा, दो बातें और देखो। देसी गाय को क्या क्या नामों से जाना जाता है? जो देसी गाय है, देसी गाय को अपने यूरोपियन कंट्री, ये देसी से संबंधित है, यूरोपियन देश देसी गाय को किस नाम से जानते हैं? बेजू कहते हैं। क्या कहते हैं? बेजू कहते हैं। भारतीय गायों को या देसी गायों को यूरोपियन कंट्रीज में क्या कहते हैं? बेजू। ठीक है। और अमेरिका में, अमेरिका है, यहां पर क्या कहा जाएगा? टी कप काऊ, टी कप काऊ कहते हैं। ये दो चीजें ध्यान रखने राजा, यूरोपियन में बेजू कहेंगे और अमेरिका में क्या कहते हैं? बोलो, अरे वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। यूरोपियन कंट्री में बेजू कहेंगे और अमेरिकन कंट्री में क्या कहेंगे? टी कप काऊ, टी कप कह जी कह चाह जी तो दूध दे आप घर में कदी कदी कहने थार क्या धीणो है, क्या धीणो तुम्हारे गागो, क्या कितो को दूध दे दिए, क्या ना ना चाह जो को दे दिए तो आलियो। टी कप काऊ, अमेरिकन कंट्री, आपने ही कह सके है ना? हाँ, पर ऐसे नहीं है, अपने को ध्यान में रखना है, वो ऐसे रखना है स्पेसिफिक। अमेरिकन जो कंट्रीज है, अमेरिका के अंदर, सॉरी, अमेरिका के अंदर टी कप काऊ कहेंगे और जो यूरोपियन है यहां पर इसको क्या कहते हैं? बेजू कहते हैं। समझ के बाद, बोविडी फैमिली है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60। एक बात और साथ साथ देख लो, सामान्यतः क्रॉस अपने गायों के अंदर जब क्रॉस कराते हैं तो नर गाय और मादा गाय का अपना क्रॉस कराएंगे, लेकिन अगर सामान्य पर्सन पूछ ले गाय और भैंस का क्रॉस, गाय क्रॉस भैंस, इस कंडीशन को कैटलो कहते हैं। क्या कहते हैं? केटलो। क्या कहते हैं? बोलो, केटलो। जब गाय और भैंस का क्रॉस, या नाम लिख देता हूं मैं, क्रॉस करवाते हैं, गाय और जब भैंस का क्रॉस कराएंगे तो इस कंडीशन का नाम क्या है? बोलो, इस कंडीशन को केटलो कहते हैं। अरे बोलो, हाँ, शाबाश। पशु परिचर में 45 में से 45 नंबर दिलवाएंगे भैया, 45/45%। जाने नहीं देंगे बाहर, सीधो खड़े गोडो में लगा आपकी बार पेपर पर। हाँ, गाय और भैंस के अंदर जो क्रॉस करवा देंगे उसे कोएटलो कहेंगे। इसका नाम ध्यान रखना आपको। हालांकि ऐसे गाय और भैंस की ऐसे नस्ल ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, सामान्य प्रश्न है कि गाय और भैंस का जो क्रॉस होगा, क्रॉस मतलब आपस में संकरण, समागम या मैथुन की जो क्रिया करवाएंगे उसे क्या कहते हैं? केटलो। गाय और भैंस को केटलो कहेंगे और किसी को नहीं। समझे बात? ये सामान्य बातें होंगी गाय से संबंधित। बोस इंडिकस, बोस टारस विदेशी गाय जिसके अंदर कुबड़ नहीं पाया जाता, बोस इंडिकस देसी गाय, कुबड़ पाया जाता है। हाँ, फैमिली बोविडी है, गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 60 है। गाय और भैंस के क्रॉस को कैटलो कहेंगे, यूरोपियन कंट्री में बेजू कहते हैं। देसी गाय को, कौन सी गाय को? बोलो, हाँ, देसी गाय को। और अमेरिकन कंट्रीज में टी कप काऊ कहते हैं। शाबाश। आगे देखो, लिख लिया होगा, साथ साथ उतार लो जल्दी जल्दी, साथ साथ ही मैं आगे कर देता हूं। इतना आपने लिख लिया होगा, यही बातें मैं साथ साथ दोबारा और ऐड कर दूंगा, लेकिन आप लिखते चलो। अपने बात कर रहे हैं पशुओं की जो देसी नस्लें हैं उनके बारे के अंदर, और उन नस्लों के बारे में अगर बात की जाए तो ये सारी चीजें हैं। चलो देखो आगे देखो, अभी तक अपने गाय के अंदर बात कर ली, गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम, जो गाय है गाय का जूलॉजिकल नेम पढ़ लिया, जूलॉजिकल नेम, फैमिली और गुणसूत्र, गुणसूत्र पढ़ ली। इसके अलावा देखो गाय के अंदर आ जा, अब गाय से संबंधित कुछ और बातें सुनो। देखो, गाय का जो समूह है जिसके अंदर बहुत सारी गायें एक साथ हो, जी हाँ, झुंड आवे नहीं। शाम ने अभी अपने कभी कभी देखा होगा कि अब जैसे फसलें कटेगी तो उस समय गायों के झुंड आते हैं अपने, जो घर का कन्हैया खाली न रहो, अभी गायां बैठी रहती है, शाम ने कह दो बाने जगह गवाड़िया हुआ है, बहन का भाई जी पानी ले आके दिया, रोटी ले आके दिया। ये भारत की संस्कृति रही है कि जो भी आगंतुक या मेहमान आया उसकी सेवा या मेहमान नवाजी, है ना। तो वसुदेव कुटुंबकम की ये धरती, और यहाँ कोई भी आपको अनजान व्यक्ति मिलता है और जो वहां से माइग्रेट या प्रवास कर रहा है तो अपने पूछते हैं कि भी आप चाय नाश्ता क्या लोगे, तो आपने जो नोरा में गाया कल पास रेवड़ा एडो हुआ है। तो जो गायों का झुंड है या समूह है, गायों का समूह, समूह, समूह को क्या कहते हैं? समूह को कहते हैं राजा हर्ड। क्या कहते हैं समूह को? हर्ड कहते हैं। गायों के समूह को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। जो प्रौढ़ नर है, प्रौढ़ नर
गाय का प्रौढ़ नर, इसको बुल कहते हैं या सांड कह दो, बुल कह दो या सांड। अब सांड ऊंट वाली सांड सांडनी को नहीं, बेल वालो जो सांड है वो, ठीक है ना। प्रौढ़ नर, अब यहां मैं बार बार नाम गाय नहीं लिखूंगा, गाय की चर्चा चल रही है, तो गाय का जो प्रौढ़ नर है उसको कहते हैं सांड, और जो प्रौढ़ मादा है, मादा को क्या कहते हैं, काऊ ही कहते हैं। प्रौढ़ मादा को अपने क्या कहते हैं, काऊ कहते हैं। इसी के साथ देखो राजा, गाय का जो प्रौढ़ नर है उसे बुल या सांड कहेंगे, जो मादा है उसको काऊ कहते हैं। इसी के साथ देखो, जो युवा मादा है, युवा बिल्कुल यंग, युवा मादा, युवा मादा को हीफर कहते हैं। क्या कहते हैं, हीफर, हीफर कहते हैं राजा। ये नाम मैं दोबारा लिख देता हूं, युवा मादा को कहते हैं हीफर। ये बात ध्यान रखने वाली है, ये इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि अभी तक अपने ये सामान्य प्रश्न बहुत बार आ चुका है, प्रौढ़ नर और प्रौढ़ मादा, लेकिन युवा मादा को क्या कहते हैं, हीफर कहते हैं। समझ के बात क्या। इसके अलावा जो युवा नर है, युवा नर को क्या कहते हैं, युवा नर को जैसे देखो बुल काफ कहते हैं। क्या कहते हैं, बुल काफ। युवा नर को कहते हैं बुल काफ, और युवा मादा को क्या कहेंगे, हीफर। अब एक तो होगी युवा, युवा तकड़ा तकड़ा ही बात। तो नवजात को क्या कहते हैं, गाय के जो नवजात शिशु है, नवजात का नाम क्या है, अरे बोलो। देखो यहां मैंने काफ लगाया ना, नवजात को बोलते हैं काफ। क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं। गाय के नवजात यानी बछड़े या बच्चे को क्या कहते हैं, बोलो, काफ कह। आप अकेवा ने गाँव का थारे गा बे के ले का मारे तो बछड़ती ले, है ना, का मारे टोगड़ती ले का टोगड़ी ले, भी टोगड़ियन के है, भी टोगड़ियन के वे, भी टोगड़ियन काफ के वे। और वो तकड़ो मारनो बन जे, युवा बन जे, वो यहाँ सींग मारन लाज, तो वो मादा होगी तो हीफर, और नर होगा तो बुलकाफ। और अब वे प्रौढ़ हो गया पूरा, अब वे भैया पूरी सीधी खड़ी टक्कर मार है। प्रौढ़ नर बुल सांड और प्रौढ़ मादा क्या कहलाती है, काऊ कहलाती है। देखो इसके साथ गाय के मांस को, गाय के मांस को क्या कहते हैं, गाय के मांस को कहते हैं राजा बीफ। क्या कहते हैं, बीफ। गाय के मांस को बीफ कहते हैं। गाय के नवजात, गाय के नवजात के मांस को, नवजात मतलब जो ये बछड़ा या बच्चिया है, नवजात के मांस को क्या कहते हैं। देखो गाय के मांस को बीफ कहते हैं, नवजात के मांस को व्हील कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हील कहते हैं। नवजात को काफ कहेंगे, गाय के मांस को बीफ कहेंगे, और गाय का जो नवजात शिशु है या जो नवजात काफ है, जो बछड़ा या बच्ची है, उसके मांस को क्या कहते हैं, व्हील कहते हैं। अच्छा, गाय में ब्याने की क्रिया, ब्याने की क्रिया या बच्चा देने की क्रिया, बच्चा देना या ब्याने की क्रिया, ब्याने की जो क्रिया है, इस ब्याने की क्रिया को क्या कहते हैं, काविंग कहते हैं। क्या कहते हैं, काविंग। क्या कहते हैं, काविंग कहते हैं। गाय के बच्चा देने या ब्याने की क्रिया तो क्या कहलाती है, काविंग। और एक नाम मैं यही ऐड कर देता हूं, गाय में या गायों के अंदर नर और मादा में मैथुन की क्रिया, मैथुन, मैथुन की क्रिया, मैथुन, मैथुन को कहते हैं राजा सर्विंग। क्या कहते हैं, सर्विंग कहते हैं। गाय के अंदर नर गाय और जो मादा है, इन दोनों में जब क्रॉस हो रहा है, समागम हो रहा है, संभोग हो रहा है ना, उसको क्या कहते हैं, मैथुन की जो क्रिया उसे सर्विंग कहेंगे। अरे बोलो हाँ, शाबाश। देखो गाय का जूलॉजिकल नेम बोस इंडिकस और बोस टारस विदेशी का। गुणसूत्रों की संख्या अपने 259, फैमिली बोविडी, गायों का समूह कहलाता है हर्ड। गाय का प्रौढ़ नर बुल या सांड, प्रौढ़ मादा काऊ, युवा यंग जो हुआ है उसको हीफर कहते हैं, युवा नर को बुल काफ कहते हैं। बच्चा देने की क्रिया काविंग कहलाती है। नवजात बछड़े को काफ कहते हैं। मैथुन की क्रिया, गायों में मैथुन, मैथुन को क्या कहते हैं, सर्विंग। गाय के मांस को कहते हैं बीफ, गाय के नवजात के मांस को कहते हैं व्हील।
और बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है। और झुंड को क्या कहते हैं? गाय के झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। आगे बात समझ? अरे बोलो हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी उतारो इसको, जल्दी से लिखो। हाँ, हर्ड और ये सारी चीजें जल्दी लिख लो। चलो देखो राजा, होगी ना बात समझ में? आगे देखो, इरेज कर देता हूं मैं, इतनी बात होगी सामान्य। और देखो, अब आगे देखो राजा, अपने गाय से संबंधित कुछ और बातें कर ली। आगे और देखो, गाय के अंदर, ये तो होगी गाय के अंदर सामान्य बातें, जो उसका झुंड को, समूह को, बच्चा देने, ये वो। अब इसके अलावा बद्याकृत जो नर है उसको क्या कहते हैं? बुल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? बुल्क कहते हैं। बद्याकरण का एक पूरा का पूरा टॉपिक है अपने इस पशु परिचर की भर्ती में, बद्याकरण का। उसको अपने अलग तरीके से पढ़ेंगे, बद्याकरण कैसे करना है, कैसे जब बद्याकरण किया जाता है। इसको बद्याकृत कह दो या कास्ट्रेट कह दो, कास्ट्रेट। बद्याकरण कह दो या कास्ट्रेशन, कास्ट्रेशन जो नर है, इस नर को अपने क्या कहते हैं? बुल्क कहते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, शाबाश, बुल्क कहते हैं। इसी के साथ और देखो राजा, अपने बात करें, जो गाय है, गाय के दूध का पीला रंग, गाय के दूध में कैसा रंग होता है? हल्का हल्का या पीड़ो पीड़ो है। आपने घर में गाय के दूध को घी इकट्ठो करे, जब इन देखा है तो बिंगो ऊपर यहाँ घी जमा, ओ हो पीड़ो। और पीला रंग का मैंने कहा है, जहां आपको लगभग पीला रंग दिखाई दे, लगभग कौन सा नाम लिख देना? केरोटीन लिख देना। क्या नाम लिख देना? केरोटीन। गाय के दूध का पीला रंग, अरे बोलो हाँ, शाबाश। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? केरोटीन पिगमेंट या वर्णक के कारण होता है। समझ गए? अब केरोटीन वर्णक आ गया तो इसके साथ ही एक मैं नोट डाल के बात बता देता हूं, नोट डाल के देख लेना। दूध का सफेद रंग, ये सामान्य कोई भी दूध हो, गाय का, भैंस का, किसी का भी, दूध का सफेद रंग, दूध का जो सफेद रंग होता है वो किसके कारण होता है राजा? केसिन प्रोटीन के कारण। कैसी प्रोटीन के कारण? केसिन। हालांकि दूध में कितनी प्रोटीन पाई जाती है? 3 प्रकार की। एक होती है केसिन, एक होती है एल्ब्यूमिन, एक होती है ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और केसिन, 3 प्रकार के दूध में प्रोटीन होती है, जिसमें सबसे ज्यादा केसिन प्रोटीन होती है। सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन होती है? केसिन प्रोटीन होती है। और दूध में केसिन प्रोटीन कितने परसेंट होती है? लगभग 80% केसिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। तो दूध का सफेद रंग किसके कारण होगा? केसिन के कारण। और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? बोलो, केरोटीन पिगमेंट के कारण होता है। आगे बात समझ में? शाबाश। आगे देखो राजा, ये तो 2-3 बातें और सामान्य थी। अब इसके साथ गाय से संबंधित और क्या क्या चीजें हो सकती है? अब देखो राजा, मैं आपको गाय से संबंधित पहले महत्वपूर्ण सारी बातें बता दूंगा। हालांकि 19वीं और 20वीं जो जनगणना भी हुई है, जनगणना का टॉपिक अपने, वो भी अपने इसमें ऐड करेंगे। और एक और बात बता दूं मैं, जब आप जनगणना पढ़ो ना, पर्टिकुलर और इंडिविजुअल पढ़ो, गाय की जनगणना अलग, भैंस की अलग, भेड़ की अलग, बकरी की, ऊंट की। जब अपने एक साथ जनगणना का चार्ट पढ़ लेते हैं ना, 2000 जैसे मान लीजिए 19वीं जनगणना, 20वीं जनगणना, और फिर डाटो कट्ठो पढ़ाने वो जे डाटो रोल की दौड़, समझे बात नहीं? तो अपन पढ़नो की है, गा की जनगणना है तो गा के साके पढ़ लियो, चाहे वो 19वीं हो चाहे 20वीं हो, यानी चाहे 2012 की हो चाहे इसके अलावा 2019 की हो, है ना, कोई सी भी जनगणना हो, तो दोनों जनगणना अपने मुख्य पढ़नी है। और उन्हीं जनगणना में से पर्सन 1 या 2% बनेंगे। तो इंडिविजुअली पढ़ो, गाय के साथ गाय की, भैंस के साथ भैंस की। इसी के साथ और देखो राजा, अपने बात करते हैं गाय के अंदर, पहले बात करते हैं श्वसन दर की। किसकी? श्वसन दर। और एक बात करते हैं गाय में नाड़ी या धमनी दर, नाड़ी दर, मुख्य नाड़ी की बात करते हैं। देखो नाड़ी दर की अगर बात करें गाय के अंदर, देखो श्वसन के बारे में अगर देखना है आपको, तो श्वसन दर को गाय में देखते हैं तो कितनी होती है गाय की श्वसन दर? देखो श्वसन दर होती है राजा गाय में 20 से 25 श्वास, 20 से 25 श्वास प्रति मिनट, ये गाय में श्वास होते हैं। और श्वास को मापें कहां से? मापन करेंगे कोख या फलांक, कोख या फलांक।
अब देखो कोख कौन सी होती है, जी गा बैठी हो नहीं, जो लारली टांगिया का बीच, लारली टांगिया ऊपर पास यहाँ एक हड्डी सी निकल रही है और पेट का कन्ने से एक छेती सी बनेड़ी है, उसे फलांग या कोख कहते हैं। ज्यादा समझने के लिए एक लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जिसके अंदर अपने गाय के शरीर से संबंधित वीडियो बनाई है, वहां फलांग या कोख अठलो भाग गाग है। समझ के बाद लारली टांग गा बैठी हुए नहीं, गा बैठी हुई 28 या 36 ही बनेड़ी है, इन फलांग या कोख का। ये फलांग ऊपर नीचे 1 मिनट में जितनी बार हो गई ना, श्वास अंदर नाप लो, या नाक के आगे हाथ ले जाओ, अगर मारनी न है तो, और जब मारनी और नाक का हाथ ले गया नहीं तो गाल के सींग में थारला सांस बधा देगी और की को नहीं। हाँ शाबाश, तो नाक का सांस बिंगे ले जो कि गा शुद्धि है, और के या शुद्धि के गिर चका देख रहे सिंगा बोले हाँ शाबाश। तो जो गाय है उसकी जो फलांक है, जो कोख है, उसको प्रति मिनट अपने देखेंगे तो 20 से 25 श्वास प्रति मिनट कोख से नापा जाता है। नाड़ी दर देखो राजा, नाड़ी दर बड़ी शानदार, याद करेंगे डिजिट 20 का दुगना 40, 25 का दुगना 50। तो प्रति मिनट जो नाड़ी दर है, जो धमनी है उसकी जो नाड़ी है वो 40 से 50 है प्रति मिनट। और इसका मापन किससे करेंगे नाड़ी दर का? नाड़ी दर का कोक्सीजियल धमनी, कोक्सीजियल धमनी के द्वारा इसका मापन करेंगे। और ये कोक्सीजियल कहाँ होती है? पूंछ के अधर भाग पर, पूंछ के अधर का मतलब जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मान लियो अब मैं डायग्राम तो क्या बताऊं, सीधो मोटी कहानी बता दूं। अब ये गाय का पूंछ है और जहां से ये पूंछ जुड़ा हुआ है, ये जहां से पूंछ जुड़ा हुआ है ना, यहां पर अधर भाग पूंछ के, यहां से आप पूंछ को पकड़ के और अंदाजा लगा दोगे कि कितनी की नाड़ी धमक है। आपने जी हाँ डॉक्टर जाके डॉक्टर साहब चेक करिए बुखार, डॉक्टर यहाँ करके ठीक ही चलिए वाला थर्मामीटर लगा, है ना, ऐसे करते। वैसी गायों के अंदर, अब गाय वैसे तो नहीं थी, गाय ने जा लगे मुंह में थर्मामीटर गाल दियो, समझे बात क्या? गाय यहाँ खड़ी है थर्मामीटर ले, आहा क्या बात है, यहाँ कौन खड़ी रहा, उगाड़ देगी थर्मामीटर ने। तो धमनियों की सहायता से यूज किया जाता है। तो कोक्सीजियल धमनी का अपने प्रयोग करते हैं। गाय के अंदर जब अपने नाड़ी दर देखेंगे तब अपने कोक्सीजियल और श्वसन देखेंगे तो सामान्य फलांक या कोक या नाक के आगे। अच्छा, इसके अलावा देखो गाय के अंदर अपने बात करें राजा तापमान की, तापमान टेम्परेचर। देखो गाय के अंदर अपने टेम्परेचर देखें, दो प्रकार के जो टेम्परेचर है, एक तो है आपका 38.5 डिग्री सेल्सियस, ये वो सामान्य तापमान है, इसको सामान्य तापमान कह सकते हैं, ये सामान्य तापमान में आता है गाय के अंदर। और इसमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, जैसे 39 डिग्री सेल्सियस है या 39.5 डिग्री सेल्सियस, तो इस तापमान को अपने क्या कह देंगे? क्रिटिकल, क्या कह देंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर कह देते हैं। तापमान देखो श्वसन के अंदर तो फलांक है और जो कोक है उसके पास या नाक के पास हाथ ले जाओ तो था ना, सांस गिनती ठार पड़ जाएगी, सांसों की माला पे लिख दूं मैं पी का नाम, बस वही बात है ना। वो श्वसन सांस माला हूं, मतलब अपने इष्ट का आप ध्यान करोगे तो क्या बात है। उसके बाद नाड़ी दर 40 से 50 मिनट, और नाड़ी दर का मापन पूंछ से, जो कोक्सीजियल धमनी है उससे। अब आता है तापमान। अब तापमान यह तो गा गए थे, यहाँ हाथ लगा के देखो, हाँ तन बुखार चढ़ रही है, यह तो नहीं। तापमान के लिए अपने थर्मामीटर का यूज करना पड़ेगा, तापमान को मेजरमेंट करने के लिए। और तापमान के थर्मामीटर वैसे नहीं तो गाय के मुंह अंदर डाले, गाय थर्मामीटर ले खड़ी है यहाँ, ऐसे तो होगा नहीं। जो थर्मामीटर का यूज किया जाता है, जो गुद्दा द्वार है, जो एनस है, उसके अंदर अपने थर्मामीटर लगाते हैं। और जो गुद्दा द्वार या एनस, यहां अपने थर्मामीटर रखेंगे और इस थर्मामीटर से जो टेम्परेचर आएगा वो टेम्परेचर अपने मेजरमेंट कर देते हैं। सामान्यतः जो औसत तापमान है 38.5 और क्रिटिकल टेम्परेचर 1 बढ़ जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर होगा वो कैसा टेम्परेचर माना जाता है? क्रिटिकल तापमान माना जाता है। किसका? गाय का। समझ के बात क्या? तो गाय के अंदर श्वसन दर, नाड़ी दर और तापमान, तीनों आंकड़े लिख लो, 1 सेकंड लगनी चाहिए, तीनों आंकड़े लिख दो। चलो लिख लिया ना जल्दी, हाँ शाबाश, यहाँ सेकंड लगाई करो लिखण में। तो ये सामान्य बात होंगी। अब इसके अलावा और देखो, ये तो देखो श्वसन दर, नाड़ी दर, तापमान। अब नेक्स्ट और चलते हैं, समझेगा बात ना। श्वसन दर 20 से 25, नाड़ी दुगनी 40 से और 25 का 50,
और जो तापमान होगा 38.5 कैसा है, सामान्य या औसत एवरेज टेम्परेचर, और 39.5 है क्रिटिकल टेम्परेचर। अब इसके अलावा देखो अपने जो जुगाली करने वाला पशु, अब गाय जुगाली करती है तो दांतों की संख्या, किसकी बात करते हैं अपने, दांतों की संख्या, किसकी बात करें, दांतों की संख्या। देखो सामान्यतः जो गाय भैंस है और जो मतलब जुगाली कर रहे हैं उनके अंदर अपने दांतों की संख्या देखी जाए तो दो प्रकार के देखेंगे राजा, एक तो स्थायी दांत, कितने दांत है स्थायी, और दूसरे अस्थायी दांत। गायों के अंदर जो स्थायी दांत होंगे वो कितने होंगे 32, और अस्थायी दांत कितने होंगे 20 दांत होते हैं। अब देखो ये कैसे होगा, दंत सूत्र होता है राजा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रख लेना। हालांकि पशुओं की जब आयु ज्ञात करेंगे ना उसके अंदर भी इसका प्रयोग करूंगा, लेकिन मैं गाय में साथ इसलिए बता रहा हूं कि एक जगह ही सारा मैटर हो जाए आपके पास, यहाँ धन है भटकड़ो ना पड़े। आई प्लस आई, सी प्लस सी, पीएम प्लस पीएम और एम प्लस एम, ये होता है दंत सूत्र। आई का मतलब होता है इंसाइजर यानी क्रंतन दांत, इंसाइजर। ये होता है केनाइन यानी कील दांत। ये होता है प्रीमोलर अग्र चर्वण, चैरेवण अग्र चर्वण। और एम होता है मोलर, मोलर यानी चर्वण दांत। ठीक है, ऐसे अपने दांत होते हैं। अगर ये गाय और भैंसों के अंदर ये स्थायी दांत होंगे 32 और अस्थायी दांत होते हैं कितने 20। अब लिखा कैसे जाता है इसके अंदर, ऊपर नीचे में ही खातर लिखे है, ऊपर लो जबड़ो और नीच लो जबड़ो। अब एक और बात बता दूं, गायों और भैंसों के अंदर जो ऊपर का जबड़ा होता है ना, ऊपर वाला ये वाला, इस जबड़े में दांत है, ऊपर वाले आगे आगे दांत है नहीं होते, तो क्या होती है, तो होती है डेंटल पेड़ दंत्यपूर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं संरचना बनाऊं अगर एक सामान्यतः है दांतों की, तो एक कंडीशन तो ये रहेगी भाई ये दांत है, और एक कंडीशन ऊपर ही ऊपर के वाले भाग में क्या होगी, सीधी डेंटल पेड होगी, कोई दांत नहीं हो। तो गाया बेचा मुंह पर ला दांत को नहीं हुए, पशु परिचर हो हाँ ऊपर का दांत को नहीं हुए, तो क्या हुआ ऊपर वह डेंटल पेड, हाँ शाबाश। तो अब देखो, अब अगर मैं इस सूत्र के अंदर कुछ मान रखूं तो मान देखो आई अपॉन आई, इसको मैं यहां भी लिख देता हूं, कील दांत ये तो समझ गए, इसके नीचे मैं लिख देता हूं, देखो राजा इंसाइजर केनाइन और प्रीमोलर आई अपॉन आई के नीचे। अब ऊपर के दांत तो नहीं है तो 0/4 केनाइन दांत, इंपॉर्टेंट बात है, जुगाली करने वाले पशु हर्बीवोरस शाकाहारी गाय भैंस, इनमें कील दांत, ये तिखोड़ा दांत तो है नहीं, ये दांत को नहीं है। जी हाँ फॉर एग्जाम्पल जी हमारे 4 दांत बना दिया, हाँ दांतांक नहीं यहाँ, ये तिखा तिखा दांत होने। कदी कदी ते एक गली में यहाँ कुत्ता रे लड़ता देखो ना भैया दांतरी से दिखा वो दांतरी में 2 लंबा लंबा दांत दिखा नहीं भाई, कील दांत तो है। तो गायों में कील दांत होते ही नहीं। प्रीमोलर अगर अपने 32 की बात करें तो 3/3 और मोलर भी 3/3। ये दंत सूत्र याद रखना भैया, पेपर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, मैं कहूं कति जहर प्रश्न। 0/4 0/0 3/3। अब देखो ये होते हैं दुगने, ऊपरी इल्ले जबड़े में 3, इल्ले में 3, तो फिर इल्ले में 3, रिल्ले में 3, इया को नहीं आधे पासे लिख दिया थे। इसको अगर अपने मल्टीप्लाई 2 करें तो 4 दूनी 8 प्लस 3 और 3 6, 6 दूनी 12, 3 और 3 6 दूनी 12, 12 और 12 24 और 8 है, टोटल कितना हो गया आ लियो 32 दांत गिन दिया नहीं। हाँ वो मैं तेरा दांत गिन दूंगा, इया गिन दिए दांत। सूत्र में मान रखेंगे, सूत्र के अंदर मान ये है, देखो यहां केनाइन दांत होते हैं, गायों में कील दांत नहीं पाए जाते, समझ गए बात। अच्छा इंसाइजर दांत ऊपर ले पास है कोनी है, इंसाइजर दांत समझ गए ना, ऊपर कोनी है तो उन इंसाइजर ऊपर की जगह देखो का के हुआ ऊपर वह राजा डेंटल पेड हुआ, डेंटल पेड बोले कठोर उत्तकों की बनी एक संरचना, ऊपरूंगा या मोडी हुआ दांत कोनी हुआ। और इसको दंत्यपूर भी कहते हैं, क्या कहते हैं दंत्यपूर, हिंदी में तो दंत्यपूर और अंग्रेजी में क्या है डेंटल पेड। 0/4 पीएम प्री मोलर अग्रचरण 3/3 और मोलर होते हैं 3/3, तो टोटल हो गए 32। और अगर अपने 20 दांत बनाने होते हैं तो मोलर टीथ नहीं आएंगे, मोलर बाद में आते हैं ना, मोलर टीथ आएंगे लास्ट में तो 0/0 कर देंगे, 3 और 3 6 और 8 तो 12 और 8 है 20। समझ गए बात क्या। तो इस प्रकार अपने दंत सूत्र बनाते हैं और दंत सूत्र के बारे में लिखने हैं। दंत सूत्र के बारे में हालांकि जब आयु निर्धारण करेंगे तो इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, पहले इसको सामान्य अपने ऐसे समझना है कि गायों में स्थायी और अस्थायी। इस सूत्र में मान रख दोगे आप
मान रखने के बाद आपका आ जाएगा इंसाइजर आई बटा आई सी बटा सी पी एम बटा पी एम एम बटा एम। आगे बात समझ में? आगे देखो राजा, समझ के बाद क्या, चलो देखो, ये तो हो गया दांतों की संख्या। गाय के अंदर स्थायी और अस्थायी दांत कितने होते हैं? स्थायी दांत कितने हैं? स्थायी दांत बोलो 32, वेरी गुड। और अस्थायी दांत कितने हैं? अस्थायी दांत है अपने पास है 20 दांत हैं। अब आगे अपने देखते हैं गायों के अंदर। देखो सारी चीज अपने एक पेज पे करना इसलिए चाहते हैं ताकि मैटर भागना ना पड़े। अब थे मध्यकाल न्यारो पढ़ोगा, मध्य चक्कर न्यारो पढ़ोगा, गर्भावधि वाला टेबल न्यारो पढ़ोगा, मांस को क्या कहते हैं इया बाजोगा नीनू इन्ने, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक जगह इकट्ठो कर लो मैटर। अब देखो अपने गाय में बात करते हैं, गाय में एक तो बात करते हैं मध्यकाल, एक बात करते हैं मध्य चक्र। देखो मध्यकाल, इस मध्यकाल को कहते हैं राजा हीट पीरियड या हीट साइकिल। गाय को ताप में आना, हीट में आना, या जब गाय संभोग की इच्छुक हो, साथी पार्टनर के साथ मेटिंग की इच्छुक हो, उस कंडीशन को मध्यकाल कहते हैं। गांवों में घरों में कहते सुनो गा बोलगी। अब बोलगी मतलब हीट में है, हीट में मतलब मध्यकाल में है, इसे एस्ट्रस पीरियड भी कहते हैं। जो मध्यकाल होता है जिसमें गाय संभोग या पार्टनर के साथ मैटिंग, मैटिंग का मतलब यानी सर्विंग, जो निषेचन है, सर्विंग की इच्छुक हो, उसे कहते हैं मध्यकाल। और जो मध्यकाल की अवधि होती है वो कितनी होती है राजा? मध्यकाल होती है 10 से 24 घंटे। और जितना भी मैं डाटा आपको बता रहा हूं, ये डाटा अपने ऑथेंटिक और सरकारी किताब से पढ़ेंगे। जो बात सरकारी किताब में यानी राजस्थान बोर्ड की बुक में लिखी है अपने वो ही पढ़ेंगे। इसके अलावा दुनिया जान के कायदे में कुछ लिखा हो अपने कुछ नहीं है। क्योंकि जो रिट लगेगी, जो पर्सन पे अपने अगर कोई वाद विवाद दायर करना होगा तो सरकारी किताब से दायर करेंगे, तो अपने सरकारी किताब को ही पढ़ें और सरकारी किताब को ही प्रेफरेंस दें, ठीक है क्या? जो मध्यकाल है वो 10 से 24 घंटे, जब गाय हीट में आ जाती है, ताव में आ जाती है, पाली में आ जाती है, या देसी भाषा में कहते हैं गाय बोल जाती है, उसे हीट पीरियड कहते हैं। उसके बाद आता है मध्य चक्कर। दो मध्यकालों के बीच का समय क्या कहलाता है? मध्य चक्कर कहलाता है। और यह वो अवस्था है, वह अवस्था जब भ्रूण के विकास के लिए, भ्रूण के विकास के लिए गर्भ पूर्ण तैयार, ये कंडीशन क्या कहलाती है? मध्य चक्कर। दो मध्यकाल के बीच का समय मध्य चक्कर कहलाएगा, साइकिल कहलाएगा, ठीक है? इस समय जो यूट्रस है, जो गर्भाशय है, जो गर्भाशय है, गर्भाशय क्या है? भ्रूण के विकास के लिए, भ्रूण के लिए पूर्ण माध्यम प्रदान करता है। अब ये कितने दिन का होता है? मध्य चक्कर। मध्य चक्कर होता है राजा 21 दिन का। कितने का? 21 दिन, 21 डेज। कितने दिन का होता है? 21 दिन है। मैं दोबारा ही लिख देता हूं, फिर थे कोगा जी मान तो यहाँ 200 दिखो और अरबो दिखो, है ना? 21 दिन का होता है क्या? मध्य चक्कर। किस में? गाय में। ये वाय नहीं है, गाय है। हाँ, गाय के अंदर राजा, जो गाय के अंदर अपने मध्यकाल की बात करें तो 10 से 24 घंटे मध्य चक्कर है, 21 दिन का। और गाय को निषेचन करवाना है, गाय को सर्विंग करवानी है, या गाय को कृत्रिम गर्भाधान या प्राकृतिक गर्भाधान करवाना है। गर्भाधान का उचित समय, गर्भाधान का उचित समय, गर्भाधान का उचित समय जो मध्यकाल है ना, इस मध्यकाल के अंतिम 8 घंटे, सामान्यतः 8 से 10 घंटे देखने को मिलता है। अंतिम 8 घंटे किसके? मध्यकाल के। मध्यकाल के अंतिम 8 घंटे में अगर अपने गाय को गर्भवती करवाते हैं या गर्भधान करवाते हैं तो 100% संभावना रहती है कि गाय गर्भवती होगी। समझ के बाद आपने देखा हो घरों में गा बोल रख है, डॉक्टर ने फोन मारा, डॉक्टर साहब गा बोल गई। डॉक्टर कहे कितो टेम हो गया बोलती ना, अभी बोलने नहीं लग गया, तो डॉक्टर कहे कर बोलन दो। मतलब 10 से 24 घंटे हैं वो का बिन बोलन दो, कई देर बोले, मतलब अंतिम 8 घंटा वहां से नहीं,
जो डॉक्टर आपने कह दे थे या कह दो कि बात पूरी रात की बोलने लाग रही है, जो डॉक्टर का मैं आयो घंटे बाद दिए 12 घंटे निकल गए। अब इसके बाद 3-4 घंटे डॉक्टर साहब लेट आएंगे तो 16-17 घंटे निकाल दिए, अंतिम 8 घंटे बचेंगे। बस अंतिम 8 घंटों में गर्भधारण करवाएंगे तो गाय के गर्भवती होने के ज्यादा आसार है। अच्छा, गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? अब देखो राजा, मैं आपको सीधी सीधी बता दूं, गाय का जो गर्भकाल है या गर्भावधि काल है वो कितना होता है? 281 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 281 डेज। पेपर में भी 281 डेज ही मिलेगा। अब आप कह दो कि सर कहीं 281, 285, 90 ऐसा, भैया सरकारी किताब 281 मानती है तो उसको 281 पढ़े आप, समझ के बात ना। पेपर में भी 281 आएगा। अब आप कह दो कि सर पेपर में 285 ऑप्शन हो, 281 ऑप्शन हो, 285 हो, 300, 310 और 400, ऐसी स्थिति में आप उसके साथ जाओगे। अन्यथा अगर 281 भी लिखा हुआ है, 285 भी लिखा हुआ है, 290 और 210 लिखा हुआ है तो आप 281 के साथ ही जाओगे। यार बोलो हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गर्भकाल कितने दिन का? 281 दिन का होता है। मध्यकाल, जब गाय संभोग की इच्छुक हो, 10 से 24 घंटे। मध्य चक्कर, 2 मध्यकालों के बीच का समय मध्य चक्कर, और जो गर्भधारण का उचित समय अंतिम 8 घंटे। गाय का जो गर्भावधि काल है, गैस्ट्रेशन पीरियड, टोटल कितने दिन का? 281 दिन का होता है। अरे बोलो शाबाश, लिख लिया? ठीक है। इसके साथ ही देखो आगे, ये तो हो गया गाय के गर्भावधि काल। और ये अब इसी के साथ देखो राजा, यौवन अवस्था, प्यूबर्टी पीरियड की बात कर रहे हैं अपने। यौवन अवस्था, प्यूबर्टी पीरियड। देखो एक नाम और लिख देता हूं, गायों में यौवन अवस्था। अब यौवन अवस्था या प्यूबर्टी पीरियड क्या है? जब गाय के अंदर समस्त जननांग परिपक्व हो जाए। क्या हो जाए? जननांग परिपक्व, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? यौवन अवस्था या प्यूबर्टी पीरियड कहते हैं। और यौवन अवस्था और प्यूबर्टी पीरियड भारतीय गायों की और विदेशी गायों की अलग अलग होती है। अरे बोलो हाँ। जो देखो भारतीय गायों के अंदर अपने यौवन अवस्था देखें, गाय लिख दी मैंने, देसी लिख दी या अब लिख दी भारतीय। जो भारतीय गाय है इनके अंदर कितनी होती है? जो प्यूबर्टी पीरियड वो कितना होता है? 24 माह। और यौवन आरंभ कह रहा हूं मैं राजा, इस बात को ध्यान रखना। यौवन आरंभ, प्रजनन की आयु नहीं लिख रहा मैं, यौवन आरंभ। भारतीय गायों की 24 और विदेशी की 18 माह। कितने माह मानी जाती है? 18 माह मानी जाती है। यानी ऐसी अवस्था जिसके अंदर समस्त जननांग क्या हो जाए? परिपक्व हो जाए। और गाय के जैसे ओवरी है, नर के अंदर जैसे वृषण है ना, शुक्रवाहिनियां, समस्त जननांग परिपक्व हो जाए, उसको कहते हैं प्यूबर्टी पीरियड। भारतीय गायों के अंदर 24 माह और विदेशी गायों के अंदर 18 माह होता है। समझे बात? 2 बातें जल्दी लिखो। अब देखो इसके बाद अगर अपने बात करें, ये तो होगी प्रजनन। अब ये तो यौवन की आयु। अब मैं लिख रहा हूं प्रजनन, प्रथम बार प्रजनन। इसी के साथ लिख रहा हूं कि मोटा बोला लिखो नहीं, हाँ दिख जाता जगह था ने। प्रथम प्रजनन की आयु, प्रथम प्रजनन सागा सागा लिख रो थे है नहीं, ताकि मैं नहीं ना उन्होंने अपने प्रथम प्रजनन की आयु। देखो राजा, प्रथम प्रजनन की आयु। अब इसके अंदर अगर अपने बात की जाए, यौवन अवस्था तो जब जननांग, अब प्रथम बार प्रजनन, प्रथम बार जब प्रजनन कराएंगे तब किस आयु के अंदर करवाएंगे? तो किसके अंदर करवाते हैं? अपने वही बात, देसी गाय। और पेपर के अंदर अपने देसी पूछा है तो देसी पर ज्यादा गौर देंगे, देसी और विदेशी गाय। देसी गाय के अंदर जब प्रथम बार प्रजनन करवाते हैं तो आयु कितनी होनी चाहिए? 36 माह। और विदेशी गाय के अंदर कितनी होनी चाहिए? बोलो 22 माह। ये प्रथम बार प्रजनन की आयु है। पेपर में ऐसा प्रश्न पूछेगा कि गायों के अंदर
प्यूबर्टी पीरियड, यौवन अवस्था जो है वो कब आएगी? तो भारतीय गायों में 24 माह की और यानी परिपक्व कद हो जाए 24 महीना की हो जाए, यानी 24 महीना मतलब 2 साल की, और विदेशी गाय 18। और अब प्रथम बार प्रजनन कब करवाएंगे? जब 36 माह की हो जाए, 12 या 36 3 साल की बछड़ती हो जाए या टोगड़ती। और विदेशी गाय 22 यानी 12 और 12 24 लगभग 2 साल की, साल पहले ये परिपक्व हो जाएगी। तो ये प्रथम बार जो प्रजनन की आयु है वो देसी गाय में 36 माह और विदेशी गाय में कितनी हो जाती है? 22 माह हो जाती है। और इसके साथ अपने मध्यकाल और मध्य चक्र पढ़ लिया। मध्यकाल 10 से 24 घंटे, मध्यकाल है 10 से 24 और मध्य चक्र 21 दिन, और अंतिम 8 घंटे, जो अंतिम 8 घंटे है वो अंतिम 8 घंटे क्या है? प्रजनन करवाने के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। अरे बोलो हाँ प्रीचर को, बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक गोडो मिलांगा। ठीक है, देखो भैया ये जन्नांग परिपक्व हो गए 24 माह 18 माह गायों के अंदर, 36 माह और विदेशी गायों में 22 माह। अब लिख दो इसको। और अब देखो राजा, लिख दिया। ये सारा का सारा अपने गायों के अंदर यौवन आरंभ हो जाता है, यौवन अवस्था के अंदर गायों के अंदर ये सारी चीजें। अब इसके अलावा और देखो गायों के अंदर, अभी तक तो यौवन अवस्था आई, परिपक्व हो गई गाय, प्रथम बार प्रजनन करवाना है। अब अपने प्रजनन की विधि करवा रहे हैं, तो प्रजनन कैसे करवा रहे हैं और प्रजनन होने के बाद उसकी गर्भकाल की जांच कैसे करेंगे? तो जांच करनी है वो देखो, देखो साथ साथ ही हो गया। चलो इरेज कर देते हैं। हाँ ठीक है, देखो राजा, अब अपने बात करवानी है गायों में गर्भाधान, और वो भी कौन सा? कृत्रिम। अब गायों में कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं तो कौन सी विधि यूज कर रहे हैं? तो रेक्टो वेजाइनल विधि का यूज करेंगे। गायों के अंदर कृत्रिम जब गर्भाधान करा रहे हैं या गर्भाधान करवा रहे हैं तो विधि कौन सी कर रहे हैं? रेक्टो वेजाइनल। और वीर्य की मात्रा कितनी ली जाती है? वीर्य की मात्रा 0.5 से 2 ml, ये वीर्य की मात्रा ली जाती है। और गर्भ की जांच, अब गर्भ की जांच किस में करते हैं? गाय और भैंस दोनों में करते हैं। गाय और भैंस में, ये गाय और भैंस दोनों ही लिख देना चाहे, सेम ही है। गाय और भैंस में गर्भ की जांच करवानी है 60 दिन बाद। किसके? गर्भधान के। गर्भधान के 60 दिन बाद। और विधि कौन सी लेंगे? रेक्टो पाल्पेशन। कौन सी विधि करेंगे? रेक्टो पाल्पेशन विधि। नाम ध्यान रहना चाहिए। कृत्रिम विधि से जब गर्भाधान करा रहे हो तो रेक्टो वेजाइनल विधि का यूज करेंगे और वीर्य की मात्रा 0.5 से 2 ml लेते हैं। और जब जांच करानी है, गर्भाधान कराएंगे 60 दिन बाद, मतलब 2 महीना बाद डॉक्टर साहब ने फोन करो, डॉक्टर साहब गाय चेक कर जाओ। ठीक है, हाँ, तो विधि 60 दिन बाद। और रेक्टो पाल्पेशन कह दो या रेक्टम पाल्पेशन कह दो, एक ही बात है। रेक्टम पाल्पेशन या रेक्टो पाल्पेशन एक ही बात है। रेक्टम पाल्पेशन, समझ गए बात ना? तो एक ही चीज है, इनमें से कोई याद करो, रेक्टो वेजाइनल और रेक्टो पाल्पेशन। वेजाइनल विधि तो गर्भाधान की, और जो पाल्पेशन विधि है वो किसकी है? अरे बोलो शाबाश, पाल्पेशन किसकी है? गर्भ जांच की है। ये इंपॉर्टेंट है, आल्यो इंपॉर्टेंट है। पर्सन था ना मिल सके 100% पर्सन ही मिल सके। जल्दी से लिख दो, तवड़ा तवड़ा दोनों आता लिख दो, शाबाश। चलो ये बात होगी ना। अब ये तो होगी अपने पास रेक्टोवेजाइनल, रेक्टोपाल्पेशन, गाय से संबंधित बड़ी बड़ी मुख्य बातें। इसके अलावा और देख लो राजा, मैंने आपको बात की थी जनगणना की। जनगणना को अलग अलग मत पढ़ना, मतलब अलग अलग पढ़ना है, एक साथ मत पढ़ना। अब अपने बात कर लेते हैं दोनों जनगणनाएं जो मुख्य चल रही है भारत के अंदर। जनगणना, पशु जनगणना, जनगणना, पशु जो जनगणना है उसके बारे में अपने बात करते हैं। देखो एक तो अपने पास
दो प्रकार की पशु जनगणना की मुख्य है, जहां से प्रश्न आता है और प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखो राजा, दो प्रकार की मैं जनगणना की बात कर रहा हूं। पहले अपने लिख देते हैं भारत के दृष्टि से, है ना। एक तो मैं बात कर रहा हूं 19वीं और एक मैं लिख रहा हूं 20वीं पशु, है ना, पशु गणना। अब देखो 19वीं और 20वीं पशु गणना, 19वीं कब हुई? 2012 में, और 20वीं कब हुई? 2019 में। अब आप कह दोगे जी 5 साल बाद होनी, वही तो 5 साल बाद 17 में, चालू तो 17 में होगी, पर मुख्य जो आंकड़े या डाटा है वो कब प्रेषित किए गए थे? 19 में प्रेषित किए गए थे। अब मैं जनगणना सारे नहीं बताऊंगा, केवल गाय की बता रहा हूं। देखो गाय की बात की जाए, किसकी दृष्टि से लिख रहा हूं मैं? भारत की दृष्टि से। भारत की दृष्टि से 19वीं जनगणना में जो गायों की संख्या थी वो 190.90 मिलियन थी। कितनी थी? 190.90 मिलियन। किसमें? भारतीय के अंदर। और देखो 20वीं जो पशु गणना थी वो 2019 के अंदर हुई। अब देखो ये तो होगी 19वीं पशु जनगणना 2012 में। अब 20वीं जो पशु गणना थी उसके अंदर कितनी संख्या बनी? 192.49 मिलियन। कितनी संख्या थी? 192.49 मिलियन। समझ के बाद? अब देखो यहाँ 190.90 मिलियन, यहाँ 192 मिलियन। वृद्धि कितनी हुई? वृद्धि हुई 0.83%। इसको लिख सकते हो 0.83% गायों में वृद्धि हुई, गायों की संख्या के अंदर। तो भारत का विश्व में स्थान सेकंड, तो प्रथम स्थान किसका था? प्रथम स्थान है ब्राजील का। किसका है? ब्राजील का। यानी सबसे ज्यादा गाय विश्व में कहां है? ब्राजील में। दूसरे नंबर पर कौन है? भारत, इंडिया। हिंदुस्तान मेरी जान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, है ना। तो पशु गणना भारत की दृष्टि से देखें, किसकी पशु गणना? गाय की। 12वीं 2012 की और 2019 की, यानी 19वीं पशु जनगणना और 20वीं पशु जनगणना। 19वीं पशु जनगणना ये भारत की दृष्टि से बात कर रहा हूं राजा, फिर कह रहा हूं मैं भारत की दृष्टि से बात कर रहे हैं। राजस्थान की अब इसी के बाद बात कर लेते हैं। भारत में 190.90 मिलियन, राजस्थान के अंदर 20वीं पशु जनगणना में 192.90 मिलियन, 49 मिलियन, 192.49। वृद्धि कितनी हुई? 0.83%। भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? सेकंड, और प्रथम किसका है? ब्राजील का। लिख लो, जल्दी से लिख लो। लिख लिया? आगे देखो, ये तो पशु गणना थी भारत की। अब अपने दोनों ही बात करें राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में गणना, राजस्थान के संदर्भ में अगर गणना की बात की जाए, देखो एक तो अपने 2012, 19वीं, 20वीं, 2019। देखो यहां तो अपने पास कितने थे? 1.33 करोड़ में बता रहा हूं मैं। क्या? गाय। किसकी बात कर रहा हूं? गाय। बोस है इंडिकस। 19वीं पशु जनगणना में 1.33 करोड़ थी और 20वीं में बढ़कर कितनी होगी? 1.39 करोड़। वृद्धि कितनी हुई? वृद्धि हुई 4.60% की वृद्धि हुई। 4 टोटल तो 60% वृद्धि। गाय बढ़ी कितनी? 1.33 39, 6 लाख गाय बढ़ी मोटी मोटी, ठीक है। 60% वृद्धि हुई। और इसके अंदर देखा जाए राज्यों के अंदर प्रथम स्थान था पश्चिम बंगाल का। उसके बाद है सेकंड यूपी, थर्ड एमपी और 6th राजस्थान। 20वीं पशु जनगणना 2019 में जो गायों की संख्या वृद्धि हुई उसके अंदर राजस्थान का स्थान कितना है? कौन सा स्थान था राजस्थान का? 6ठा स्थान था। विश्व में, पूरे विश्व में भारत का स्थान 2 नंबर का, पहला ब्राजील का। अब भारत में जो पशु जनगणना हुई है कौन सी?
20वीं 2019 में, उसमें पहले नंबर पर कौन है? पश्चिमी बंगाल। कौन है बोलो? पश्चिमी बंगाल। दूसरे पर कौन है? यूपी। तीसरे पर कौन है? एमपी। और छठे पर कौन है? राजस्थान। तो राजस्थान का स्थान कौन सा है? 6th नंबर था गोवंश में या जनगणना में। अब देखो सिंपल हो गया नहीं। अब गाय भैंस भेड़ बकरी में कट्ठी जनगणना तारे सामने फेंक दो तो डाटो जो रोड की दौड़। अब अपन सीधो ध्यान रखना है, एक तो 2012 में, एक कोई 2000 कब 5 साल 17 यानी 19 के अंदर, 19 के अंदर प्रतिपादन हुआ था। एक तो जनगणना कौन सी 19वीं, दूसरी कौन सी है 20वीं। विश्व के अंदर भारत का स्थान पूछे तो दूसरा, राजस्थान का पूछे तो, विश्व नहीं राज्यों के अंदर राजस्थान का पूछे तो छठा स्थान है। सीधी बात ही खत्म। राजस्थान के अंदर गाया कितनी? 1.33 होगी कितनी? 1.39, 4.60% वृद्धि हुई। भारत के अंदर अगर बात की जाए तो कितनी थी? 0.83% अपने पास क्या होगी? वृद्धि। 190.90 से आगे कितनी बढ़ गई? 92.49 तक बढ़ गई थी। तो राजस्थान का छठा स्थान था और भारत का कौन सा स्थान है बोलो? सेकंड। पहला किसका है? ब्राजील का। 2 आंकड़े लिख लो जल्दी से, ये जनगणना है। चलो लिख लिया ना? अब जल्दी देखो राजा, अब राजस्थान के संदर्भ में पशु गणना पढ़ ली और एक अपने भारत के संदर्भ में पढ़ ली। ये मुख्य ध्यान रखना, 1.33 पक्का है ये लो। 100% गायों के अंदर अगर जनगणना से प्रश्न बनेगा तो 8वीं बने, 19 तो बड़ा ही कोई नहीं, बात ही खत्म। गाय के अंदर 1.33, 1.48। आगे देखो, आगे अपने बात करते हैं। ये तो बात थी राजा गाय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की, कि कौन कौन से तथ्य हैं, क्या क्या चीजें हैं। समझ के बात क्या? अब आगे कुछ एक चीजें और देख लो, उन चीजों के बारे में अपने बात करते हैं। देखो, पशु प्रजनन केंद्र है ना, गायों के या गोवंश के पशु प्रजनन केंद्र कहां कहां पर है? देखो राजा, पहला नंबर 1 मैं लिख रहा हूं, जर्सी गाय का पशु प्रजनन केंद्र। जर्सी गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहां है राजा? बस्सी, जयपुर में। कहां पर है? जर्सी जाके बस्सी कट्टे, जयपुर में जर्सी गई बस। अब इसके अलावा देखो मेवाती, अब बार बार नहीं, गाय का पशु प्रजनन केंद्र मेवाती कहां है राजा? अलवर में। इसके अलावा देखो तीसरी हरियाणवी, जो हरियाणवी गाय का पशु प्रजनन केंद्र हरियाणवी कहां है? कुम्हेर भरतपुर में। कहां पर है? कुम्हेर भरतपुर के अंदर। ऐसे ही और देखो राजा, अपने पास जर्सी भी है, राठी है। अब देख लो, चलो राठी आ गई। राठी गाय का पशु प्रजनन केंद्र ये कहां पर है? नौर, हनुमानगढ़ में, है ना, नौर हनुमानगढ़ में। 5वां थार पारकर गाय का पशु प्रजनन केंद्र ये कहां पर है? सूरतगढ़ गंगानगर, श्री गंगानगर में। गिर गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहां पर है? डग झालावाड़ में। डग झालावाड़, अरे बोलो हाँ, ये है गायों का पशु प्रजनन केंद्र। और गायों संबंधित मुख्य मोटी बात है। देखो राजा, जर्सी गाय का जो पशु प्रजनन केंद्र है वो बस्सी जयपुर में, मेवाती गाय का पशु प्रजनन केंद्र अलवर में, हरियाणवी गाय है जो हरियाणा है या हरियाणवी गाय है इसका पशु प्रजनन कुम्हेर भरतपुर में, राठी गाय का नौर हनुमानगढ़ में, ठीक है नहीं आपने, थार पारकर का सूरतगढ़ गंगानगर में, और गिर गाय का जो गाय है राजा ये गिर गाय का पशु प्रजनन डग झालावाड़ में। और झालावाड़ को राजस्थान का छोटा नागपुर भी कहते हैं। शाबाश, ये है गाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पशु प्रजनन केंद्र। तो आज अपने बात करी गाय से संबंधित महत्वपूर्ण सारी जानकारियों के बारे में। इनके आप बेहतरीन नोट्स बनाइए। मैं को पर्सन हालन कौन दिया भाई जी, पर्सन खट्टा जगो
प्रश्न आले नहीं कौन दिया, प्रश्न बिल्कुल आएगा, मतलब आएगा। गाय से संबंधित जनगणना, गाय से संबंधित महत्वपूर्ण सारी शब्दावली अपन ने पढ़ ली है, उसके जूलॉजिकल नेम से लेकर और उनके पशु प्रजनन केंद्र तक। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे गाय की महत्वपूर्ण नस्लों के बारे में, और गाय के टॉपिक को अपने कर देंगे संपूर्ण। जो देसी नस्ल है उनके बारे में पढ़ेंगे। इनके बेहतरीन नोट्स बनाओ और बेहतरीन प्रयास करो। शानदार आपका अद्भुत प्रयास आपका सिलेक्शन करवा देगा, और मां सरस्वती आपका ऋण नहीं रखेगी, नहीं रखेगी और नहीं रखेगी। आप बेहतर प्रयास कीजिए, और बिल्कुल एग्रीडोज बाय पीके पर आपको निःशुल्क मैटर प्रोवाइड किया जाएगा, वो सारा का सारा। तो आपका बेहतरीन प्रयास आपकी सफलता का घोतक होगा। तो आज के लिए इतना बहुत है। बढ़िया पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।